विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं आपके लिए गद्य भाग से क्लास 12th का बाजार दर्शन पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो आज मैं बाजार दर्शन के पार्ट से आपको लेखक परिचय, इसके बाद प्रतिपाद्य, सारांश और उसके बाद अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों को समझाऊंगी। तो पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रही हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और मेरे प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। लेखक परिचय। जी, प्रसिद्ध उपन्यासकार जयनंद कुमार का जन्म 1905 में ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था। इनके मामा ने ही इनका पालन पोषण किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई थी। इन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में ग्रहण की। 1921 में गांधी जी के प्रभाव के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अंत में ये स्वतंत्र रूप से लिखने लगे। इनकी साहित्य सेवा के कारण 1984 ईस्वी में इन्हें भारत भारती सम्मान से नवाजा भी गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार की भी प्राप्ति हुई। इनका देहांत सन 1990 में दिल्ली में हुआ था। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार है, देख लेते हैं। उपन्यास इनकी जो उन्होंने लिखे: परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। कहानियों में इन्होंने लिखा संग्रह वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजी। इनके निबंध संग्रह कुछ इस प्रकार हैं: प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय, प्रेय, सोच विचार, समय और हम। तो आइए देख लेते हैं पाठ का प्रतिपाद्य एवं सारांश। प्रतिपाद्य कुछ इस प्रकार है: बाजार दर्शन। निबंध जो बाजार दर्शन शीर्षक है उसमें क्या बताया गया है? निबंध में गहरी वैचारिकता व साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है। कई दशक पहले लिखा गया यह लेख आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझाने में बेजोड़। जैनेन जी अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना देती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो सकते हैं। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागों की तरह अपनी बात समझाने की कोशिश की है, प्रयास किया है। इस क्रम में उन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। सारांश देख लीजिएगा। लेखक अपने मित्र की कहानी बताते हुए बताता है कि एक बार वे बाजार में मामूली चीज लेने गए परंतु वापस बंडलों के साथ लौटे। लेखक के पूछने पर उन्होंने पत्नी को दोषी बताया। लेखक के अनुसार पुराने समय के पति इस विषय पर पत्नी की ओट ले लेते हैं। इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी भी विशेष भूमिका अदा करती है। पैसा पावर है परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। कुछ इसी प्रकार आजकल समाज में चल रहा है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। लोग संयमी भी होते हैं, वे पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसे के जुड़ा होने पर स्वयं को गर्वीला महसूस करते हैं। गर्व होता है कि उनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने जोड़ा है। मित ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया। मित की अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, ना कि जरूरत की। लेखक कहता है कि फालतू चीज की खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण ही तो है। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया। ऐसा सजा हुआ होता है कि बेहया भी इसमें नहीं फंसता। बाजार अपने रूप जाल से सबको उलझाता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है, इच्छा जगाता है। कहते हैं कि जब बाजार में जाओ, जो चीज नहीं भी लेनी होती है उसकी लेने की इच्छा होती है। उसमें इतना आकर्षण होता है, हर आदमी को चीज की कमी महसूस होने लगती है जब वो देखता है। नहीं देखता है तो नहीं महसूस होती है। तो अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। असंतोष, तृष्णा और से मनुष्य सदा के लिए ही बेकार हो जाता है। सदा उसकी यही प्रवृत्ति बनी हुई है हमेशा से। लेखक का दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार तथा शाम को खाली हाथ वापस आ गया। पूछने पर बताता है कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था परंतु
कुछ भी ना ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता नहीं तो सब और की चाह हमें घेर लेती है। ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता है। बाजार में रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो। बात सही है। मन खाली हो या मन व जेब के खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन को बाजार की चीजें निमंत्रण देती हैं। सब चीजें खरीदने का मन करने लगता है। जादू उतरते ही फैंसी चीजें आराम नहीं खलल की डालती हैं। माने ज्यादा चीजें होती हैं तो भी अब कहाँ रखे, कहाँ उठाए, धरे, ये सारी चीजें हो जाती हैं। इससे स्वाभिमान और मान भी बढ़ जाता है। जादू से बचने का एकमात्र उपाय है कि बाजार जाते समय मन खाली ना रखो। मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद देगा, वह आपसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। मन खाली रखने का मतलब मन बंद नहीं करना है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, मनुष्य पूर्ण है। मनुष्य इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। यह लोभ को जीतना नहीं है बल्कि लोभ की जीत है। मन का को बलात् बंद करना हठ योग होगा। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकार कृति के साथ होता है। अतः मन की भी सुननी चाहिए क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण होता है। मन मानेपन को छूट नहीं देनी चाहिए। हाँ, इतना सुने जितनी जरूरत हो। लेखक के पड़ोस में भगत जी रहते थे। वे समय से चूरन बेच रहे थे। बहुत समय से चूरन उनका सरनाम था। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे अधिक नहीं कमाते थे। वे अपना चूरन थोक व्यापार को नहीं देते थे और ना ही पेशगी ऑर्डर लेते थे। 6 आने पूरे होने पर वे बचा चूरन बच्चों को मुफ्त बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ रहते थे। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। वे निरक्षर थे, बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे। उनका मन अडिग रहता था। पैसा भीख मांगता है कि मुझे ले लो। वह निर्मल व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। पैसे में व्यंग शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है। वह अपने जन्म तक को कोसता है, परंतु यह व्यंग्य चूरन वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि वह कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक और नैतिक भी कहते हैं। लेखक कहता है कि जहां तृष्णा बटोर रखने की स्पृहा है, चाह है, वहां उस बल का बीज नहीं है। संशय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रामाणिकता होती है। वह मनुष्य पर, धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की राम राम हुई। उनकी आंखें खुली थी कि वे सब मिलकर साथ बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन वे भौचक्के नहीं थे और ना ही वे किसी प्रकार से लाचार थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा था, किंतु उनको मात्र अपनी जरूरत की चीज से मतलब था। वे रास्ते के फैंसी स्टोर को छोड़कर पंसारी की दुकान से अपने काम की चीजें लेकर चल पड़ते। अब उन्हें बाजार शून्य लगता। फिर चांदनी बिछी रहती हो या बाजार के आकर्षण बुलाते रहे, वे उसका कल्याण ही चाहते थे। लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है। वह मनुष्य ही देता है जो अपनी जरूरत को पहचानता है। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को बेंग दे जाते हैं, वे ना तो बाजार से उठा सकते हैं और ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, ये कपट को बढ़ाते हैं, जिससे सद्भाव घटता है। सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक रह जाता है। वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहने लगता है। ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं, शोषण होता है। कपट सफल हो जाता है तथा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करते हैं, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वो अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र बनकर रह जाता है। तो यहाँ लेखक ने बताने का प्रयास किया है, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही सामान खरीदना चाहिए। अपने घर को अपने पैसे के बल पर भर लेना नहीं चाहिए। तो इससे हमने प्रश्न अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों को बनाया है। देखिएगा, पहला पैरा हमने ये लिया है कि उनका आशय था कि वह पत्नी की महिमा है, वह महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, अस्तित्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़े।
फिर भी सच सच और यह किस बात की पत्नी को ओट ले लेती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष रह जाती है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी है, एनर्जी, पैसा पावर है। पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असवाब, मकान, कोठी अनदेखे भी रहते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस होता है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं, बुद्धिमान होते हैं। बुद्ध और संयम पूर्वक वे पैसे को जोड़ते हैं, जोड़ते जाते हैं। वे पैसे की पावर को इतना निश्चय देते हैं, उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे की जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। तो इससे प्रश्न ये बनता है कि लेखक के अनुसार पत्नी की महिमा का क्या कारण है। आदिकाल से स्त्री को महत्वपूर्ण माना गया है। स्त्री पत्नी की महिमा है और इस महिमा का प्रशंसक उसका पति होता है। वही इसका प्रमुखता को प्रमाणित कर सकता है। सामान्य लोग अपनी पावर का प्रदर्शन किस प्रकार कर सकते हैं। सामान्य लोग पैसे को अपनी पावर समझते हैं। वे पावर का प्रदर्शन करना ही अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं। वे अपने आसपास मालटाल, कोठी, मकान खड़ा करके इसका प्रदर्शन करते हैं। आपके अनुसार स्त्री की आड़ में किस सच को छिपाया जा रहा है। यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न, स्त्री की आड़ में यह सच छिपाया जा रहा है कि इन महाशय के पास भरा हुआ मनी बैग है और पैसे की गर्मी है। ये इस गर्मी से अपनी एनर्जी साबित करने के लिए स्त्री को फिजूल खर्च करने दे देते हैं, यही बताया है इसमें। तो सामान्यतः संयमी व्यक्ति क्या करते हैं। संयमी लोग परचेजिंग पावर के नाम पर अपनी शान नहीं दिखाते। वे धन को जोड़कर बुद्धि और संयम से अपनी पावर बनाते, प्रसन्न रहते हैं और फिजूल खर्च कदापि नहीं करते हैं। दूसरा पैरा देखिएगा। मैंने मन में कहा, ठीक बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल आए हो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हरज है। सभी लोग, आप जब जाइए दुकान पे तो लोग ऐसे कहते हैं, ये देख तो लीजिए, ना लीजिएगा देख लीजिए, ऐसे ही होता है। अजी आओ भी, इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। जब चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है और चाहिए और चाहिए और चाहिए की चाहत जाग जाती है। मेरे यहाँ कितना परिमित है, यहाँ कितना तुलित है। ओह, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से बिकल बना छोड़े। बिकल क्यों, पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल करके मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। तो प्रश्न इससे क्या बनता है कि लेखक की कल्पना के अनुसार गद्यांश के आरंभ में कौन, किससे और क्या कह रहा है। गद्यांश के आरंभ में बाजार ग्राहक से कह रहा है कि आओ मुझे लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए ही तो हूं। अगला प्रश्न, चाह का मतलब अभाव क्यों कहा गया। चाह का अर्थ है इच्छा, जो बाजार के मूक आमंत्रण से हमें अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है और हम भीतर महसूस करके सोचते हैं कि आह, यहाँ कितना अधिक है और मेरे पास तो कितना कम है। इसलिए चाह का मतलब अभाव होता है। जब चाह जागती तो लगता है कि मेरे पास तो ये है ही नहीं। अगला प्रश्न है, बाजार आदमी की सोच को बदल देता है। गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आदमी जब बाजार में आता है तो वहां की चकाचौंध से वो प्रभावित हो ही जाता है। बाजार में अपरिमित फेक चीजों को वह चाहता है कि उसके पास कमी है। इस प्रकार बाजार उसी सच में बदलाव दे देता है। चाह का बाजार का चौक हमें विकल और पागल कर सकता है। बाजार के चौक के बारे में क्या बताया गया है। बाजार का चौक हमें विकल और पागल कर सकता है। संतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल मनुष्य को सदा के लिए बेकार कर देता है। तीसरा पैरा है, देखिएगा कि बाजार में एक जादू है। वह जादू आंख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है। जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी है और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीजों का निमंत्रण उस पर पहुंच जाएगा। कहीं उस वक्त जेब भरी हो
तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला। मालूम होता है यह भी ले ले, वह भी ले ले, सब कुछ ले ले, सभी सामान जरूरी है, आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। तो इससे प्रश्न देखते हैं, बाजार का जादू आंख की राह किस प्रकार काम करता है। बाजार का जादू हमेशा आंख की राह से इस तरह काम करता है कि बाजार में सजी सुंदर वस्तुओं को हम आंखों से देखते हैं और उनकी सुरता आकर्षण उसके तरफ आकृष्ट होकर आवश्यक ना होने पर भी उन्हें खरीदने के लिए हम लालायित हो ही उठते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप भी बाजार के जादू में फंसे? अपना अनुभव लिखिए जब आप न चाहने पर भी सामान खरीद लेते हैं। तो हाँ, मैं भी बाजार के जादू में फंसा। एक बार एक बड़े मॉल में प्रदर्शित मोबाइल फोन को देखकर मन उसकी ओर आकर्षित हो गया। यद्यपि मेरे पास ठीक ठाक फोन था, फिर भी मैंने 2400 रुपए का फोन किस्तों पर खरीद लिया। बाजार का जादू अपना असर किन स्थितियों में अधिक प्रभावित करता है और क्यों? बाजार के जादू की मर्यादा यह है कि तब ज्यादा असर करता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो। जेब के खाली रहने पर, मन भरा रहने पर यह असर नहीं करता। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोग बाजार के जादू से मुक्ति नहीं हो सकते? तर्क सहित बताना है। तो इसका उत्तर ये बनता है कि जिन लोगों की इच्छा शक्ति कमजोर होती है वे बाजार के जादू से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे लोग अपने मन पर नियंत्रण न रख पाने पर कमजोर इच्छा शक्ति के कारण बाजार के जादू का सरलता से शिकारी बन जाते हैं। अगला है, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो, मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना है तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है, पर मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला ही रह गया। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे ही दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। तो इसके प्रश्न देख लीजिएगा। बाजार के जादू की पकड़ से बचने का सीधा सा उपाय क्या है? बाजार के जादू की पकड़ से बचने का सीधा सा उपाय यह है कि जब ग्राहक बाजार में जाए तो उसके मन में भटकाव नहीं होना चाहिए। उसे अपनी जरूरत के बारे में स्पष्ट पता होना चाहिए कि क्या उसे जरूरत है, उसी के बारे में। मनुष्य को बाजार कब नहीं जाना चाहिए और क्यों? देखिए, बहुत सही प्रश्न है। बार बार ताब हाजना बर जवा उसा कम खल हो, ऐसा उसमें बाजार के उसे जकड़ लेता है। मने बाजार हमें तब नहीं जाना चाहिए जब हमारे जेब में पैसे ना हो। बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजार की सार्थकता लोगों की आवश्यकता पूरी करने में है। ग्राहक को अपनी आवश्यकता का सामान मिल जाता है तो बाजार सार्थक हो जाता है। बाजार से कब आनंद मिलता है? बाजार से उस समय आनंद मिलता है जब ग्राहक के मन में अपनी खरीद का लक्ष्य निश्चित हो और वो भटके नहीं कहीं। अगला है, यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। इसमें मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोधस्तपा का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तब झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देखकर मन को बंद रखना जड़ता है। तो इससे पहला प्रश्न बनता है कि मन खाली होने पर तथा बंद मन होने में क्या अंतर है? मन खाली होने का अर्थ निश्चित लक्ष्य ना होना और मन बंद होने का अर्थ है इच्छाओं का समाप्त हो जाना। मन बंद होने से क्या होगा? मन बंद होने से मनुष्य की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार परमात्मा का है, वह सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। परमात्मा और मनुष्य की प्रकृति में क्या अंतर है? अब परमात्मा और मनुष्य की प्रकृति में अंतर पूछा है। परमात्मा संपूर्ण है, वह शून्य होने का अधिकार रखता है। परंतु मनुष्य अपूर्ण होता है, उसमें इच्छा हमेशा बनी ही रहती है। जिस दिन इच्छा समाप्त हो गई उस दिन वह संपूर्ण हो जाएगा। तो परमात्मा
इसीलिए संपूर्ण कहलाया है। अगला प्रश्न है, लेखक किसे झूठ बताता है? मनुष्य द्वारा अपनी सभी इच्छाओं का निरोध कर लेने की बात को लेखक झूठ बताता है। कुछ लोग इच्छा निरोध को तप मानते हैं, किंतु इस तप को लेखक झूठ मानता है। तो आज आपने देखा कि बाजार दर्शन अपनी तरफ आकर्षित करता है। वह किस तरह से आपके मन को मोह लेता है। आपके पास पैसा नहीं है तो और आपका मन करता है, और जब तक मन जरूरत ना हो तब तक इससे ये शिक्षा मिलती है कि जितनी जरूरत हो उतने ही सामान खरीदने चाहिए। अपनी इच्छाओं को दबाना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ाना चाहिए कि उससे फिजूल खर्ची हो। मनुष्य को संपूर्ण बनना है, अपूर्ण नहीं बनना है। तो समय अब समाप्त होता है। तो मैं वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।